नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो बंद दरोगा का एग्जाम है वो 16 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच में प्रस्तावित है। तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट लेके आए हुए, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है ऊर्जा के स्रोत। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कौन ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है। अनवीनीकरण को आपका क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। तो जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सा है? ये है आपका जीवाश्म ईंधन। जो फॉसिल्स फ्यूल आपका होता है, फॉसिल्स फ्यूल को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। क्योंकि एक बार जलाने के बाद, जैसे आपने कोयला जलाया, ठीक है, आपने पेट्रोल दहन किया, ठीक है, और अपने जो गैसेज हैं, ठीक है, वो आपने जब करी तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत में आता है? वो आपका जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। वो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है अम्लीय वर्षा होने का कारण है। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन होने का आपका क्या कारण है? एसिड रेन कैसे होती है? जो आपका पॉल्यूशन वगैरह होता है, वहां से आपके नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। तो नाइट्रोजन का, ठीक है, वो क्या बनाता है? वो HNO3 बनाता है। ठीक है। और जो सल्फर है, सल्फर के ऑक्साइड आपके क्या बनाते हैं? SO2, SO3, ये मिलके बनाते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो इसका जो अम्लीय वर्षा होने का कारण है कि जीवाश्म ईंधनों के जलने पर, फॉसिल्स फ्यूल के जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड आपके मुक्त होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय मतलब होता है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। तापीय मतलब क्या होता है? तापीय मतलब होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल में क्या आप जलाएंगे? बिल्कुल सही बात, आप क्या जलाएंगे वहां पे? जीवाश्म ईंधन। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जहां पे यूरेनियम चाहिए होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बायो प्लांट, बायोमास प्लांट बोलते हैं। और ये कौन सा है? ये थर्मल एनर्जी है। इसमें क्या होता है? इसको जलाया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, फिर वहां से स्टीम बनाई जाती है, उस स्टीम से आपकी स्टीम टरबाइन चलती है, फिर आपका वहां से जनरेटर है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। तो इसका राइट आंसर है जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र में। ओके, अब जल विद्युत संयंत्र देख लेते हैं। आप इसको बिल्कुल समझिएगा। जो हमने भी हाइड्रो पावर प्लांट बोला, हाइड्रो पावर प्लांट में आपका एनर्जी किस तरीके से चलती है? आप पहले वाटर को स्टोर करते हैं किसी भी डैम में, तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो देखिए, ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है। जल से विद्युत निष्कर्ष की जा सकती है, ये भी सही माना जा सकता है। विद्युत, ये गलत है, ये थर्मल में आपका आता है। जल से डायरेक्ट नहीं आता है। कैसे होगा? जो आपका स्थितिज ऊर्जा, पहले आपकी स्थितिज ऊर्जा है, वहां से टनल्स के द्वारा आपका एनर्जी चलाई, वहां पे पानी किस में बदली? वो काइनेटिक एनर्जी में बदली। वो काइनेटिक एनर्जी के बाद वो वहां पर क्या बनी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल के बाद वो किस में चेंज हो गई? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? फाइनल, अल्टीमेट। अंतिम का मतलब यहाँ पे अल्टीमेट है। देखिए, आपको जब भी पेपर आएगा ना, आपको उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में जहाँ पे थोड़ा सा लगे, तो वहां पर आप देखेंगे तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। इसका अंतिम का मतलब लास्ट नहीं है, अल्टीमेट है। ठीक है। अल्टीमेट कौन सा है? जी, सूर्य है। सब जितना भी यहाँ पे जो सौर मंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, सब किसकी वजह से चल रहा है? इस सूर्य की वजह से चल रहा है। तो प्राथमिक स्रोत कौन सा है? ठीक है, अल्टीमेट सोर्स कौन सा है? वो आपका सूर्य है। ओके। छठे प्रश्न पे चलते हैं, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? सबसे कम किस में होता है? सबसे कम आपका सौर ऊर्जा में होता है। सबसे कम किस में होता है? सौर ऊर्जा में। सोलर एनर्जी में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, महासागरीय तापीय ऊर्जा कौन सी है? यानी ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है आपको कौन सा? ओशियन थर्मल एनर्जी। आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, महासागरों में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा, महासागर के विभिन्न स्तरों में ताप में अंतर, बिल्कुल यही है। अब होता क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, ये समुद्र है, इसके ये ऊपरी लेयर है, ये निचली लेयर है। यहां से आपका सूर्य की किरणें पड़ी तो ये ज्यादा ठंडा होता है,
नीचे तक किरणें कम पहुंच पाती हैं, ये कम ठंडा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1, तो ये टेम्परेचर T2। जब T1 और T2 टेम्परेचर आपका 20 डिग्री से ऊपर हो, ठीक है, ये टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तो वो उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? महासागर के विभिन्न स्तरों में ताप में अंतर। यहीं से एक आप कौन सा टाइडल एनर्जी पढ़ते हैं, वो टाइडल एनर्जी क्या है? हाई टाइड और लो टाइड दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। ऑप्शन सॉरी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या है। ओके, प्रमुख समस्या क्या है भाई? ठीक है, उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें? ठीक है, ये इसका है ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप यूरेनियम है, ठीक है, वो तो सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसके बाद उसको सुरक्षित कैसे आप उसको करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 9वां प्रश्न, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधगर प्रभाव, थोड़ा सा देखिए, पौधगर प्रभाव थोड़ा सा आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप उसको देखेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन आपका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कांच की सीट। क्या है? कांच की सीट, ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव आपका मीथेन गैस है। कौन सी? मीथेन गैस, CH4, ठीक है। कौन सा होता है? मीथेन, CH4। हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप हमारे मॉक टेस्ट को हमारी ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा। ओके, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा नहीं, ओके, पवन के वेग पर निर्भर करती है। बिल्कुल, किसके वेग पर निर्भर करती है? जो आपका विंड वेलोसिटी है उस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, 12वां प्रश्न सही चुनना है जी। ओके, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 12वें का, सूर्य को ऊर्जा के अक्षय असीम स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। सन कैन बी टेकन एज इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक से ऊंचाई से गिराया जाए, ठीक है। ओके, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आपकी? mgh। हाइट पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे डिपेंड करती है। तो जितनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा आपकी क्या बनेगी? गतिज ऊर्जा। इसको हम समझ सकते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसीलिए डैम्स वगैरह क्या बनाए जाते हैं? बड़े बनाए जाते हैं। ओके, जितना ज्यादा आपकी हाइट पे होगा उतना ज्यादा आपका एनर्जी से गिरेगा, वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी उतनी ज्यादा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन, ओके, जो गलत है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। ओके, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। स्थितिज ऊर्जा कहाँ हो गई? पवनों में, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा होती है भाई, ठीक है। कौन सा है? पवनों में गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। जितनी ज्यादा हवा, जितनी ज्यादा, ऐसा भी नहीं है तूफानों में भी नहीं चलता है, ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है, वो आप देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से असत्य कथन आपको चूज करना है, ठीक है। फिर से इंग्लिश देख लेते हैं। ओके, कहाँ ये है? इंग्लिश, ठीक है। ओके, ये है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है। गलत है, एथेन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ब्यूटेन, C4H10। कौन सा है? ब्यूटेन, C4H10। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं। आपको यहाँ पर ये आंसर सारे दिख गए होंगे। आप अपना मैच कीजिए, आपके कितने नंबर आए आपके उसमें। आज मैं 15 में से आपके 13 से अगर ऊपर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। अगर आपके 10 से नीचे आ रहे हैं तो आपकी तैयारी को बहुत जरूरत है। अगर 10 से 12 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप एवरेज कैटेगरी में हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप मेहनत कीजिए। अगर आपको कोई और भी दिक्कत हो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।